चलो अब ये बताओ एथिक्स होते क्या है? फिलोसफिकल स्टडी। अच्छा, ओके गुड। और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एट अ सोसाइटी लेवल। यहाँ से आंसर शुरू करूँगा, नंबर मिलेंगे, है ना? ऐसी सोच सही है ना? 250 नंबर का पेपर रख दिया, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना? और पर्टिकुलरली में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आईआर, तो कल आप आईएफएस ऑफिसर बन जाते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे समझने के लिए, लेकिन वो तो 3 क्वेश्चन आएंगे और 250 नंबर एथिक्स के। सो व्हाट इज़ द मतलब रीज़न क्या है कि इसको 250 मार्क्स दे दिए? कोई तो कारण होगा। अब मैं एथिक्स को अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मैं एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। क्या ये एथिकल है? बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ना? पढ़ाई होगा आपने। इसमें क्या अनएथिकल है फोटोग्राफ में? ये कलर का डिस्क्रिमिनेशन को एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है, एक रेसिस्ट कमेंट देता है कि भाई जो लोग जिनका स्किन टोन कंपैरेटिवली डार्क टोन का है तो वो नॉट सुपीरियर एंड इन्फीरियर बताता है। ये एक गलत तरीके से चीज़ों को प्रमोट करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर इन भाई साहब को क्या हुआ? अरे भाई हैंड रेज, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे तो फिर हम मछली मार्केट में आ जाएंगे ना। हैंड रेज, गुड। सर अपना और कोई हैंड रेज प्लीज, गुड, यू आर वेल पार्टिसिपेटिंग। हाँ आप बताओ। सर कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी में फ़र्क है। क्या इनकी कथनी थी? सर कि मैं ये सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, मतलब शोज पे जाके और खुद ये सब चीज़ों की ऐड वगैरह। हीरो बनना तो हाँ, तो उनका स्टेटमेंट भी था, वो एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं। चलो गुड। लेकिन ये एथिकल है या अनएथिकल है? अब यहाँ क्वेश्चन एथिक्स का है। सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इस समय तुम्हारे सामने पोडियम पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और मैं इस इंटेंशन से ही ये क्वेश्चन का जब तुमको आंसर दोगे तो जवाब दूंगा। इसलिए अब एथिक्स के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ ये सही है या गलत? सही है। सही है, गुड। दोनों पार्शियली है, मतलब ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि भाई एथिकल भी है। आप मुझे एक्सप्लेन कर दो ये एथिकल क्यों है? सर नहीं अच्छा रुको एक मिनट। सर एथिकल इसलिए है क्योंकि जैसे एक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, तो इसका काम है पैसा कमाना। इसका काम पैसा कमाना है, ये आर्ग्यूमेंट सही है। पर्सनल लेवल पे ठीक है। पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर सोसाइटी की तरफ इसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि टेक रिस्पांसिबिलिटी विमर प्रमोट होता है। अगर इसकी इस अकेले की इतनी सोसाइटी की तरफ वैल्यू बनती है तो सरकार ही बैन कर देना इसे। मार्केट में तो हर जगह मिलता ही है। एक मिनट। तो सरकार अनएथिकल है? वो भी तो पैसा कमाने के लिए कर रही है। तुम्हारा स्टेटमेंट मैंने तुम्हें जवाब दे दिया इसका। अब तुम क्या कहते हो, सरकार गलत है या नहीं? टोबैको फार्मर्स का क्या होगा? मतलब ये टोबैको फार्मर्स को हेल्प कर रहा है इन दैट केस? क्या ये सही था? आपने तो अभी बोला मुझे ये। It is not only what we are discussing अभी. It is not just help you in the examination of GS paper 4. It will also prepare you for the mock interviews and the main interviews. तो आप लंबा सोचना है इस बारे में, क्योंकि यही सब चीज़ें डिस्कस होती हैं जब आप कुछ बोलते हैं ना, तो आप जो बोल जाते हो ना बस क्योंकि बोलना है, तो हम उसमें फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो आपका एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अब चलो इन भाई साहब ने जो किया, बाद में इन्होंने क्या कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत किया और मैं रिस्पॉन्सिबली आगे फ्यूचर में ध्यान रखूँगा। तो ये एथिक्स में आएगा या मॉरल्स में आएगा? और ये मिस्टेक हम करते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ पूछा होता है और हम कहीं और चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको ये आंसर गलत था, आपके सबके आंसर सही थे। जो आपको लॉजिकल लगा आपने सही दिया, गुड। लेकिन आप फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। मॉरल्स और एथिक्स पे अंतर है, ठीक है? वो तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही कि क्या सब्जेक्ट वाइज हमें क्या डिस्कस करना है, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरा काम यहाँ पर ये बताना नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस और ये सब चीज़ें हैं, वो कर लेंगे हम, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तुम, मेरी ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें किताब पढ़ी है पढ़ लोगे। मेरा काम यहाँ पर ये है तुम्हें बताना कि कल ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ तुम्हें पता ही नहीं हो लिखना क्या है, तो अगर तुम्हारे अंदर ये इम्बाइब हो गए एथिक्स तो लिख पाओगे। होता क्या है, होता ये है कि हम एग्ज़ाम में तो लिख कर आ जाते हैं और स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लिखते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट इतना होता है कि लास्ट तक 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करते हो ना, तब होती है गड़बड़।
कैसे होती है? आपको लगता है कि एथिक्स में हम 2 डेफिनेशन याद करेंगे, 3 फिलोसोफर को कोट करना है, एक बढ़िया सी कोटेशन डालनी है, 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल डालने हैं, 3 वेन डायग्राम बनाने हैं, आंसर डालने, क्यूट सा लवली सा एक कंक्लूजन एंड टॉपिक इज़ ओवर। बट होता क्या है, ये सब अच्छा रहता है 3, 4, 5 क्वेश्चन तक, उसके बाद आपकी असलियत निकलती है पेपर पर, क्योंकि सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ लिखने का समय है। मैं यहाँ पर इसलिए भी ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एथिक्स जब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो एक समय आएगा डेफिनेटली, लेकिन आज से आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि एथिक्स ओवरनाइट नहीं पढ़ सकते। आप जीएस प्रिपेयर कर सकते हो शायद 2 रात में, 5 रात में, हिस्ट्री पढ़ लोगे, आ गई, वर्ल्ड हिस्ट्री डन, 15 दिन पढ़ना है, हो गया। लेकिन एथिक्स के आंसर लिखने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा आसान लगेगी कि व्हाट इज़ वैल्यू, एक बार उससे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे जो एक्सपेक्टेड है हमसे, अनटिल अनलेस हमें खुद ही ना पता हो हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, तो दिस इज़ द पर्पस कि यहाँ पर आप अब इस क्लास के बाद से रियल लाइफ में अपने एथिक्स को ढूंढेंगे और एग्जाम्पल्स को भी ढूंढेंगे और अपने पास्ट से भी निकालेंगे। ठीक है, और सिर्फ ज़रूरी नहीं है मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हों, मेरे दोस्तों के, फैमिली के, पड़ोसियों के, न्यूज़ में जो आ रहा है उस सब से भी एथिक्स के एग्जाम्पल निकाले जा सकते हैं। व्हाट इज़ एथिक्स? एथोस वर्ड से आया है जिसका मतलब है एक हैबिट या एक कैरेक्टर। आपकी बाकी डेफिनेशन सब बढ़िया थी कि ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, डूज या डोंट्स क्या होने चाहिए, राइट या रॉन्ग क्या होना चाहिए, वो सब बातें बिल्कुल सही हैं, एथिक्स समझ में आया। लेकिन जब मैं मॉरल्स की बात करता हूँ तो मॉरल्स पर्सनल होते हैं, मॉरल्स मेरे हैं, दूसरे एक्टर के मॉरल नहीं है कि वो सॉरी मांगे पब्लिक से, इनके थे कि मैंने गलती कर दी। एथिकल बिल्कुल है क्योंकि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने काम किया और मार्केट में प्रोडक्ट तो बिकता ही है, तो गलत क्या है? गलत इनके मॉरल्स के खिलाफ चला गया ये। अब समझ में आया थोड़ा सा डिफरेंस? एथिक्स, सोसाइटी आपको पनिश कर सकती है अगर आप एथिकल नहीं हो, लेकिन अगर आप मॉरल नहीं हो तो कोई पनिशमेंट नहीं है। समझ में आया? कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एग्जाम्पल, मास्क लगाना, मास्क लगाने पे गवर्नमेंट ने क्या कहा? पनिशमेंट होगी, 2000 रुपये का फाइन है, सबने लगाना शुरू कर दिया, वो क्या हुआ? एक लॉ बन गया, है ना? तो वहाँ तो लॉ आ गया क्वेश्चन में। लेकिन मान लो आज का समय है या 10 दिन पहले का था, कोई कहता है चलो अभी इस समय हो सकता है कि अभी भी ख़त्म तो नहीं हुआ है कोरोना, एंड आई यूज़ मास्क, दैट मीन्स वो लोगों के बारे में सोच रहा है कि मेरे अपने पड़ोसियों का क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स का क्या होगा, मैं तो बाहर जाता हूँ तो मुझे तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देन वो एक उसका इनर सेल्फ हो गया, और वहाँ अगर वो मास्क नहीं भी लगाए तो गवर्नमेंट ने अभी इसको फाइन नहीं लगाया हुआ है, इट्स फाइन। समझ गए? नेक्स्ट, ये आपको हेल्प करेगा कि आप सोशल इवल्स ना करें। ठीक है, सोशल इवल जैसे कि ब्राइबरी, करप्शन, ठीक है, या फिर आपके बिहेवियर, चॉइस और एक्शन को भी ये हेल्प करेगा। चलो, इनको जानते हैं? इनको जानते हो? नहीं जानते? अरे लॉयर हैं इतने बढ़िया। हाँ, जेम्स मैकगेल, नेटफ्लिक्स पे आते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं पता है? ये कहते हैं तुमने जो भी क्राइम कराओ ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। एथिकल है? एथिकल है? कैसे एथिकल है? हैंड रेस। सर ये मॉडल में आप बोलो। हाँ, गुड। सर लॉयर का प्रोफेशन है डिफेंड करना, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसने क्राइम किया हुआ है और ये खुले कहता है, खुलेआम आपने क्राइम करा है, कोई टेंशन मत लो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। मतलब ये डायरेक्शन ही दे रहा है यहाँ से, यू डू द क्राइम, यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू। ये लॉयर का काम है, क्राइम इज सब्जेक्ट टू ये लॉयर का काम है। श्योर कि तुम क्राइम करके बच जाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मतलब क्राइम करो, नहीं सर, उसमें डिफेंड करना है। खैर मैं आपको एक्सप्लिसिटली ये बात बोल चुका हूँ कि ये क्लियरली बोलते हैं, तुमने क्राइम किया है, कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अरे यार चुप हो गए, अभी तो बढ़िया आवाज़ें आ रही थी, सब शोर कर रहे थे। बोलो पीछे। यू वुड लाइक टू से समथिंग? नो? ओके, नो प्रॉब्लम। सर, सोच रहे हो, थिंकिंग। हाँ जी, गुड। सर ये एथिकल होगा? एथिकल होगा, लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफेंड करना, चाहे वो विक्टिम हो या ना हो।
लेकिन ये सोसाइटी के लिए कैसे एथिकल हुआ भाई? एक आदमी जो है वो क्राइम करता है, बैंक लूटता है और फिर उसको छुड़ा देते हैं, या फिर दूसरा बैंक लूटता है। अपना तो कर ही रहा है ना। सर जब तब तक कोई अपराधी नहीं है सर, जब तक जस्टिस नहीं हुआ है। कोई भी लॉयर अगर ये बोलता है जस्टिस हो गया, बैंक की चोरी हुई है, एक काम करो, इतना फाइन धर दो, 2 महीने की तुम्हें जेल हुई है, उसके बाद तुम छूट जाओगे। तो इसका काम क्या है? तुम्हें 6 महीने की सजा होती, मैं 2 महीने की करा दूंगा। सजा हुई, लेकिन इसने आर्ग्यूमेंट ऐसे दिए कि उसकी सजा 6 से 2 महीने हो गई। जस्ट तुम्हारा पॉइंट इनवैलिड हो जाता है यहाँ पर। अब क्या कहोगे? चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस ही कर रहे हैं। गुड, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हो। दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर प्रवचन सुन के घर निकल जाओगे, फिर वो सब चीज़ें 1 साल बाद वैनिश हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट यही है कि तुम अप्लाई करो अपने माइंड को। गुड, देखो मैं ये कहता हूँ यहाँ पर 2 तरीके के एथिकल डायलेमा आ जाते हैं। एक डायलेमा आता है कि भाई आप अपने क्लाइंट की तरफ कैसे हो, लॉयल हो या नहीं हो, वर्क एथिक्स। एक आता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एथिकल हो या नहीं हो। ठीक है, डेफिनेटली दिस इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू हिज वर्क एथिक्स एक्सेलेंट, लेकिन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में तो ये गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रमोशन ही अपना ऐसे करते हैं कि तुम क्राइम करके आओ, मैं फिर हेल्प करूँगा। मतलब कोई डॉक्टर तुम्हें कहता है कि तुम एक काम करो, पहले किडनी खराब करो, फिर मैं तुम्हारी ऑपरेट करूँगा। समझ गए? थोड़ा सा छोटा सा माइनर डिफरेंस है, बट डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, यूथनेशिया। पता है क्या है यूथनेशिया? क्या होता है? कोई एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। कोई इंडिविजुअल इस कंडीशन में नहीं है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो ये चाहता है कि मैं पीसफुली मेरा डिमाइस हो जाए और मेरी विल से हो। तो इसमें 2 तरीके के यूथनेशिया होते हैं, एक एक्टिव यूथनेशिया होता है, एक पैसिव होता है। पैसिव में हम क्या काम करते हैं कि जो भी इक्विपमेंट सपोर्टिंग सिस्टम के लिए लगाए होते हैं किसी इंडिविजुअल के, सांसें चलती रहे, उन्हें हम सपोर्ट सिस्टम को हटा लेते हैं, फिर उसकी डेथ हो या नहीं हो, दैट इज़ नेचुरल। एक्टिव यूथनेशिया होता है कि हम एक इंजेक्शन देंगे प्रॉपर, कि चलो भाई बाय बाय, पार्टी हुई आज, कल सुबह तुम नहीं रहोगे, थैंक यू सो मच। वो एक्टिव है। अब टॉपिक समझ में आ गया है? तो अब मुझे बताइए, इंडियन सोसाइटी में ये अप्लाइड है या नहीं है? नहीं है? अरे अभी बोला नहीं, फिर चेंज कर लिया। एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। ठीक है, तो एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचोगे तो कुछ आंसर माइंड में आएगा, और कुछ आंसर माइंड में आएगा और उसको एक्सप्रेस करोगे तो पता भी चलेगा कि गलत सोच रहे थे या सही। आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो लोग अभी तक आंसर नहीं दे रहे थे, मैं अभी ये कहूँगा, एडवाइस दूंगा, जस्ट स्पीक योर हार्ट। इट्स ऑल राइट, गलत और सही की बात नहीं हो रही है, होना चाहिए। गुड, नेक्स्ट, अगला दावेदार। होना चाहिए तो सारे ही होना चाहिए बोल रहे हैं, कोई तो होगा जो नहीं कहेगा नहीं होना। क्योंकि हर आदमी के पास ये राइट है कि वो अपने लाइफ के लिए फाइट करे। और दूसरा, तो उसका ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो पीसफुली डेथ भी ले। प्लीज कंप्लीट कर दें। बोलिए। बिल्कुल सर, जब भी हम कोई लॉ पास करते हैं तो हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी इनोसेंट आदमी उस लॉ के वजह से पनिश ना हो। इंस्टेड ऑफ 100 ऑफ जो पनिशेबल ऑफेंस है और जो ऑफेंस किए हुए वो कन्विक्टेड हो, लेकिन कोई एक आदमी, यही इंडिया के जस्टिस सिस्टम का फंडामेंटल है। तो अगर हम इस दुनिया को चले गए यार, जस्टिस सिस्टम, एक आदमी बस ये कह रहा है मुझे भैया नहीं जीना, जाने दो, तुम जस्टिस वस्टिस जो भी है वो ठीक है, जो भी आपका सोच है, मैं इतना परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, लेट मी गो। मैं बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, मिस यूज़, दैट्स द वर्ड। आई थिंक दिस इज़ अ सिंगल वर्ड जहाँ आप ये कहते हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी, अंगूठा लगवा लिया, अरे निकल गए दादाजी, अब क्या करें, हाथ जोड़ दिया, एक छोटी प्रेयर करा ली और फिर प्रॉपर्टी तुम्हारी। लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ हो जाएगा, परमिट मिलता है, ये भी सही कह रहे हैं। अगर पॉलिसी मेकिंग में कोई परमिट जैसा क्लॉज होगा तो फिर अगर नेचुरल है तो नेचुरल है और नहीं है तो नहीं है। वैसे किसी को अगर ऐसा कुछ करना है तो वो इंतज़ार नहीं करेगा यूथनेशिया का बिल पास होगा कि नहीं। एनीवेज, ये अलग बात है। आपने कहा था होना चाहिए, हाँ जी, क्यों? जैसे आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड राइट टू पीसफुल। कहीं ऐसा होता है किसी सिस्टम में कि ये अलाउड है? कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, कोई एग्जांपल? एक मिनट, अब जब आप लिखते हो ना कि किसी फॉरेन कंट्री में, तो इंश्योर कि आंसर शीट पर आप उस कंट्री का नाम दें, अगर हो सके तो उसका कोई एक्ट या बिल का नाम है तो वो ज़रूर दें, और किस साल में वो आया। अगर इतना इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, बट वेग मत छोड़ के आना, ठीक है। गुड, तो बोलो ना, यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो नॉलेज है वो निकालो बाहर। जीएस पेपर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, एंशिएंट हिस्ट्री, माइथोलॉजी,
पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला का जो भी आप पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री से आप निकालते हो एग्जाम्पल्स, अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल निकालते हो, सब जितना गीता कुरान जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो सब यहाँ पर आपका फिट होता है। तो आंसर क्या है? जैनिज्म में कौन सा है पर्टिकुलर? नाम याद नहीं है, संथारा। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संथारा के लिए? तो उसमें ये थोड़ी होता है कि कोई परेशान है तो अलाउड है या नहीं है? बस इतना बता दो। नहीं है? है? आज घर जाके यही चेक करना पहले तो कि केस क्या था, ठीक है? चलो ये डिस्कशन हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक टॉपिक है, ये एक थीम है, मतलब इसके अराउंड आपसे अब पूरी एथिक्स की सारी कहानी पूछी जा सकती है सिलेबस की। अगला टॉपिक कैपिटल पनिशमेंट। ये पता है कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? फांसी की सजा इंडिया में है? बिल्कुल है, होनी चाहिए। यस सर, लटका दो सर, छूटना नहीं चाहिए। बहुत देर से पता है ये भी एथिक्स में पढ़ते हैं हम कि जब कोई हीनियस क्राइम करता है ना, तो लोगों की मेंटेलिटी होती है कि ओनली कैपिटल पनिशमेंट इज़ द सॉल्यूशन एंड लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं होता। ये भी एक सोच है, एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि ऐसी सोच क्यों आ जाती है, कहाँ से पनपती है ये सोच। क्योंकि हम ह्यूमैनिटी में ह्यूमन को यही माना जाता है कि बाय हार्ट बाय सोल ह्यूमन अच्छे ही हैं सब। आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन रूइंड मी, है ना, ये सब क्लोज पढ़ते रहते होगे आप स्लैंग्स। एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक डिबेट है, ये अपने आप में एक टॉपिक है। फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें आपसे एथिकल डायलेमा में पूछी जाती हैं। आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है, मीडिया ट्रायल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में, यू ऑल आर अवेयर। लोगों की डिमांड है कि वो चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए, लेकिन आप इंडिविजुअल कोर्ट रूम में सारी दलीलें सुन रहे हो और लास्ट में आपको फैसला लेना है। तो ऐसे में आपके वर्क एथिक्स, आपके ह्यूमन वैल्यूज़, ये सब चेक होंगी। देखो एथिक्स के साथ पता है क्या है, या मॉरल्स के साथ, आप कैसे भी अभी तो जनरली समझो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जैसे भी मानो। फ़र्क तब पड़ता है जब हम एक एमरजेंसी, एक क्राइसिस सिचुएशन में आते हैं, वरना तो ज़िंदगी चल रही है, टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है, एथिक्स तब टेस्ट होते हैं जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, ये या ये, और यूपीएससी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि तुम दोनों में से जो चूज़ करो वहाँ तुम्हें वो पूरी तरीके से काउंटर कर लेगा। सो डेफिनेटली ये हम सब्जेक्ट अच्छे से इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज़ आती हैं, तो हमारे को एटलीस्ट ये एक माइंडसेट पाथवे का क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच करेंगे उस प्रॉब्लम को। ऐसे में हमें वो सारे सिलेबस की बातें जो भी हैं, फिलोसफर्स की बातें जो हम पढ़ते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में अपने माइंड में स्ट्रक्चर करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दैट विल यू डू बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो डिसीजन मेकिंग में जैसे आपने कहा था हेल्प करता है, आपने कहा था राइट, तो डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, दैट इज़ हाउ इट विल हेल्प यू। अब मास बंक होता है फ्राइडे को, ठीक है, बोल दिया जाता है, कैप्टन अमेरिका कहते हैं आज मास बंक है, कॉलेज में कोई नहीं आएगा, एंड इट इज़ वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। एक कैटेगरी स्टूडेंट ये कहते हैं, दे मेड मी सच एन ऑफर आई कुडंट रिफ्यूज़, तो ठीक है मैं नहीं आऊँगा क्लास में। लेकिन एक कैटेगरी है, सर पता है आपको क्या हो रहा है, आपको पता है आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। एथिकल कौन है? क्लियर है, बताओ कौन है एथिकल? ये वाले एथिकल है कैटेगरी 2 वाले या कैटेगरी 1 वाले? शक्लें देखो अपनी, तुम एग्जाम कैसे लिखोगे यार लिख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। सर वो कैटेगरी 2 एथिकल वो morals में अभी आप सभी लोगों ने एक बात कही थी कि कि एथिक्स जो है ये सोसाइटी के नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, ऐसी बातें कही थी ना, है ना। तो ये क्लास का एक ग्रुप अपने आप में एक सोसाइटी नहीं है, और क्लास के सारे लोग ये बात बोलते हैं कि मास बंक करना, और तुम में से एक जाता है और जाकर के बोलता है पाप सर पता है आपको मतलब क्या हो रहा है, मेरे पापा। सर अगर सोसाइटी करप्ट हो जाए तो सर सोसाइटी करप्ट हो जाए तो एक इंडिविजुअल का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसको ठीक करने के लिए जो मेजर्स। हाँ तो हमें अभी अवतार नहीं लाना ना, हम बेसिक सिंपल एथिक्स पढ़ रहे हैं ना यार, अवतार थोड़ा ना लाना है हमें, इतनी करप्ट नहीं हुई अभी सोसाइटी। हम एक सोशल ग्रुप सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। इस सोशल सेटिंग में अगर एक इंडिविजुअल अलग चलता है तो वो इस ग्रुप के एथिक्स के खिलाफ है, डू यू एग्री? और जब वो इस ग्रुप के एथिक्स को तोड़ेगा तो क्या बोलेंगे हम? पनिशमेंट।
तू देख, अब तू क्लास में, कल बताते हैं तुझे, क्लास में तो बैठेगा ही ना, साथ में खाना तो खाएगा ही ना। तो क्या किया इन्होंने, बॉयकॉट कर दिया ना उसको, अगले दिन से पनिशमेंट मिल गई ना, क्योंकि अपने क्लास के मास बंक के अगेंस्ट चला गया ये। खैर तीसरी कैटेगरी भी होती है एक, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि सैटरडे को होगा क्या, फ्राइडे तो ठीक है। वो मैनिपुलेशन और एक्सट्रीम लेवल ऑफ अनएथिकल वेज में नहीं जाना है हमें, ठीक है। चलो खैर छोटा सा एग्जांपल, व्हाट इज लव। जैसे मैंने अभी बताया हैप्पीनेस पूछा था, लव भी पूछ लेगा। 3-4 पॉइंट होते हैं। 3-4 पॉइंट होते हैं बस, वो जिंदगी में सेट हो जाए अपना लाइफ बढ़िया रहती है। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, आप में से कोई एक था मुखिया टाइप, अब उसने बोल दिया सर ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल नियर बाय, दिस इज लव। मैंने कहा ये भी सही है, एग्जाम में मत लिखना बेटा बस। सो व्हाट इज लव, सिंपल डेफिनेशन, एग्जाम में कुछ तो लिखना पड़ेगा, एकदम क्वेश्चन आएगा। अफेक्शन, गुड, रिपीटेडनेस कि वे किसी चीज को बार-बार रिपीट करते हैं, उसके रिपीटेडली अफेक्शन, ओके। और एक्सेप्टेंस किस तरीके की, जैसे हो वैसे पसंद हो, गुड। अटैचमेंट, रिपीट। लॉयल्टी आएगा क्या? लॉयल्टी आएगा, नहीं आना चाहिए, लॉयल्टी नहीं आना चाहिए। वो तो मोरल्स में आता है ना सर, वो तो लॉयल्टी मोरल्स में आता है, जब हम प्यार करते हैं तो नहीं आना चाहिए। नहीं, वो आपका लव क्या है? लव क्या है, यस आएगा क्या, ये तो इन्होंने पूछा ना, आएगा क्या। देखो डेफिनेटली लव को डिफाइन करा गया है अलग अलग तरीके से। ये ग्रीक फिलॉसफी कहती है कि लव जो है वो फ्रेंडली भी है, रोमांटिक भी है, इनफैक्ट सेल्फ लव भी है। और सेल्फ लव का एक एग्जांपल जो आप देंगे एग्जाम में, कौन सा देंगे, सर अभी गुजरात में एक सोलोगैमी का, एक्सीलेंट एग्जांपल, ठीक है। यही एग्जांपल आप कोट करेंगे कि सोलोगैमी कि सेल्फ लव, ओके। एंड सेल्फ एस्टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते तो आप किसी और को कैसे प्यार करेंगे, मतलब आपको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गेस्ट, डिवाइन लव, फैमिली लव, ये सब तरीके से लव को डिफाइन किया है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से इस ग्रीक फिलॉसफी को दे करके हर एस्पेक्ट पे लव को डिफाइन करेंगे। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि एक टेक्निकल प्रॉपर डेफिनेशन आप दें, जिसका आपने ज़रूर एक पॉइंट बताया, दिस वुड बी वन पॉइंट, कि ये एक कंसर्न है वेलबींग ऑफ द अदर्स प्लस वर्ल्ड एट लार्ज। क्या बताता है, वर्ल्ड एट लार्ज। ये रेंज है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस की, मेंटल स्टेट भी है, और ये सबलाइम वर्च्यू को भी बताता है जो एक गुड हैबिट है अपने आप में। बोलिए। सर ये सोलोगैमी पे एक डाउट पूछ सकते हो? हाँ बिल्कुल, 2 मिनट्स बाद, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। उसके बाद आप लिखते हैं कि इसके अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं, जैसे कि इट कैन बी ओनली फेल्ट एट द कोर ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब ये बड़ी बड़ी बातें हो गई ना, नंबर किसे मिलेंगे, आप वेग नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में, इवन दो क्वेश्चन वेग लगेगा, लेकिन हमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आंसर लिखना है तो हमें एक प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है। यही वर्ड्स होंगे, चॉइस ऑफ वर्ड सबकी सेम होगी, लेकिन आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका डिफाइन कर देगा कि तुम्हें नंबर मिलने की नहीं। डेफिनेटली हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, इसका एक मेजर पोर्शन जो रीज़न है तो नंबर लाने का है ना, क्लियर है हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि दिमाग में नहीं है। किसको पढ़ी है कि हाँ एथिक्स सीखे दोपहरी में, वो भी है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो तो इसको ऐसे सीखो कि इवन इफ द क्वेश्चन सीम्स अब्सर्ड, योर आंसर लुक्स एक्सीलेंट इन इट्स अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन बोथ। प्लस एल्ट्रुइस्ट फीलिंग होती है लव की। अब वर्ड हेल्पिंग भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लिखेंगे एल्ट्रुइज्म। ना व्हाट इज एल्ट्रुइज्म, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। एल्ट्रुइज्म लोगों की हेल्प करना। डेफिनेटली अगर आप ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं तो अगर आपको सड़क पे कोई आदमी दिखेगा जो आपको बोलेगा कि मुझे आगे तक छोड़ दो, तो आप बोलोगे बैठो छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप, हो सकता है कोई सिस्टर के साथ हो, मदर के साथ हो, तो क्या बोलोगे, नहीं भाई अपने आप देख ले, मैं नहीं छोड़ रहा, क्योंकि शायद सोसाइटी ने आपको ऐसा बना रखा है कि आप सेफ्टी मेजर को सबसे ऊपर रखते हो इन कंपैरिजन टू ऑल अदर फीचर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस और ये सब बातें तो खैर सबको कॉमन है, डन। तो ये आप तरीका है जिसमें आप इसके बाद इस तरह से डिफाइन करेंगे, एंड अब आप इसमें एग्जांपल्स कोट करेंगे
भगवत गीता का। भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है कि जिसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, वही है जो प्योर और डिवाइन लव कर सकता है। हो सकता है अपने आप में ये स्टेटमेंट ही 10 नंबर में एक्सप्लेन करने को आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आई तो आपने इसको इतने अच्छे से याद किया है, एक्सप्रेस किया है कि आप एग्जाम में उसको कोट कर सकते हैं। या फिर हम सोक्रेट्स की बात कह सकते हैं कि सोक्रेट्स का ये कहना है कि जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है प्यार करने के लिए, उनको ही शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा हार्डेस्ट लग रहा है आपको कि इसको तो क्या ही प्यार करे, कितना कठोर आदमी है, कितना ज़्यादा ये बिल्कुल एकदम पास जाओ तो डर लगता है, उल्टा डांट देंगे, है ना, तो इसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि लव ओपन्स द मोस्ट इम्पॉसिबल गेट्स। अब इन कोटेशंस पे क्वेश्चन बने, डायरेक्ट क्वेश्चन बने, यू शुड हैव सम फॉर्डर पॉइंट्स इन योर हैंड्स। अब देखो जो क्वेश्चन था वो कैसा लगा था, लेकिन जब उसका आंसर लिखा गया तो 50 कॉपी जब चेक कर रहा था एग्जामिनर, तो उसमें एक कॉपी आई जिसमें ये सब चीज़ें लिखी थी, और अब मिलेंगे नंबर। क्या ये समझ में आया कि हमारी अप्रोच क्या होती है? ये नंबर के लिए बताई गई थी अप्रोच। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, डोंट यू थिंक कि सोलोगैमी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल है फॉर दिस सेल्फ लव एंड दिस कैन हैम्पर द सोशल? बस ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछेगा यूपीएससी, शाबाश। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे तो पता चल ही गया। डोंट यू थिंक, गिव योर ओपिनियन, अपना तरीका बताएं क्या ये सही है नहीं है। और ये पॉसिबल क्वेश्चन है इस साल का, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, और ये सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को या सोसाइटी के स्ट्रक्चरल फीलिंग्स को, इमोशनल फीलिंग्स को लोगों की ये हैम्पर करता है, तोड़ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल टीच यू थिंग्स डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर व्हाट यू थिंक एंड बिलीव इज विल बी मोर वैल्यूएबल व्हेन यू विल राइट द आंसर इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो खैर मैं अभी आपको एप्टीट्यूड और एटीट्यूड भी बताना चाहता था, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी भी बताना चाहता था, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स विल लिमिट इट हेयर। एक छोटा सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर एक फॉरेनर तुम्हें दिखता है, एक फॉरेनर तुम्हें दिखता है और तुम भी एक नारियल पानी खरीद रहे हो और तुम्हें 60 रुपये का मिल जाता है, जो कि जनरली रेट है यहाँ का, पर उसी फॉरेनर को वो आदमी जो है नारियल पानी 160 रुपये का बेच रहा है, क्या करोगे तुम? नेपाली है तो भाई है ना, कैनेडियन है तो बहुत दूर का है, मामा चाचा का बेटा है तो छोड़ो इसे, लूटो इसे। ठीक है, हंसी मजाक के लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या लिखोगे या इंटरव्यू में क्या लिखोगे? आप उसको इंटरवीन करोगे, इंटरवीन करोगे, तो दैट इज़ योर स्टैंड। गुड, नेक्स्ट किसी और का कोई और स्टैंड? सर, जो सेलर है उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम पैसे तो कमा ले रहे हो, बट तुम ओवरऑल फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री में तुम क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो उस फॉरेनर के माइंड। अतिथि देवो भव, शायद ये बात सिखाओगे उसको। गुड, पहले खुद लेंगे फिर उसको इंडिया में ये सब होता है, उसको कभी ना कभी तो पता चलेगा कि 60 रुपये का मिलता है। का कोटेशन हम लोग डाल सकते हैं। बढ़िया है, तो एक स्टैंड हुआ जो उन्होंने बताया कि मैं इंटरवीन करूंगा, लेकिन दूसरा अप्रोच है कि मैं इंटरवीन नहीं करूंगा। तो क्या सही है? इंटरवीन करना सही है। तो इसका मतलब जब किसी मॉन्यूमेंट को आप देखने जाते हैं और वहाँ पर लिखा होता है क्लियरली फॉरेनर के लिए जो टिकट है वो 50 रुपये की है और जो इंडियन नेशनल है उस पर 10 रुपये की है, तो आप गवर्नमेंट को भी लेटर लिखोगे एक, यू विल इंटरवीन? नहीं सर, वहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि जो फैसिलिटीज जो उस फॉरेनर को मिल रही है सरकार कर रही है तो जस्टिफाइड है, नारियल पानी बेचने वाला कर रहा है तो सर ये तो जस्टिफाइड है। यूएस वीज़ा में भी आम आदमी 10,000 भर रहा है। चलो इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे कि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात होती है, क्लियरली लिखा होता है इंटरनेशनल उसकी फ़ीस 3 गुना होती है, 2 गुना तो होती है, और तुम भी बाहर जाओगे पढ़ने तुम्हारे से भी ज़्यादा ही लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, और दूर का रिश्तेदार हो या पास का सारे ही लेंगे पैसे। सर ये बेसिक पॉलिसी है लोकल गवर्नमेंट की अपने लोगों के प्रति जो दिखाती है कि सोचो, बस पर्पस यहाँ पर आंसर नहीं है, पर्पस यहाँ पर सोचना है, थॉट को आगे लेकर के जाना है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ, जस्ट तुम एक मिल्क का पैकेट लेने गए और उसने तुम्हें क्या दे दिया? पॉली बैग दे दिया। अब यहाँ पर आपके एथिक्स आ जाएंगे, आपको लगेगा कि मिल्क ही तो लिया है, अब जाएंगे चाय पियेंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, बट यू आर नॉट अवेयर कि आपके यहाँ पर एथिक्स एग्ज़ाम में लिखने वाले एग्जाम्पल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो क्या करोगे? उसको मना करोगे? पॉली बैग्स आप क्यों दे रहे हो? गवर्नमेंट ने तो सिंगल प्लास्टिक पर बैन लगाया है। विल यू से दैट? विल यू इंटरवीन? विल यू एटलीस्ट से भाई आप बाकियों को दे रहे हो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए,
At least I will take care of this. These are just basic thought and examples which I want you to look forward from now on at least. यहाँ से निकलते हुए पता होना चाहिए आपकी सराउंडिंग में एथिक्स के एग्जाम्पल्स आपके सामने ही हैं. यही वो एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपसे, क्योंकि यूपीएससी भी ये कहता है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ये टेस्ट करेंगे कैंडिडेट के एटीट्यूड को, कि उसकी अप्रोच क्या है इंटीग्रिटी प्रोबिटी इन द पब्लिक लाइफ. सिविल सर्वेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए सोसाइटी को लेकर के, ह्यूमन वैल्यूज़ उसमें क्या होनी चाहिए, ये सब बातें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो एग्ज़ाम में आंसर लिखते हुए वो दिख जाएगी कि तुम एथिकल नहीं हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. तुम एग्ज़ाम में लिख दोगे ही शुड डू दिस, ही शुड डू दैट, और पूरी कॉपी भरी हुई है तुम्हारे सारे एग्जाम्पल्स में ही. तुम्हें पता भी नहीं चला, लेकिन एग्जामिनर ने देख लिया दैट द पर्सन हैज़ अ माइंड सेट ऑफ पेट्रियार्की. उसका किसी भी एग्जाम्पल में शी क्यों नहीं आ रहा है. तुम्हें समझ में आया? आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि वो हमने कभी सोचा ही नहीं उस तरीके से. और इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं एथिक्स में, और कुछ कितनी भी मेहनत कर लें एथिक्स में नंबर नहीं आते. एथिक्स एज अ सब्जेक्ट 250 मार्क्स का है. इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा आ जाती है जब फाइनल टोटल में हम देखें इसका कंट्रीब्यूशन. डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स मगिंग करके, डेफिनेशंस की, फिलोसफर्स को याद करके. मैं नहीं कहता कि वो अप्रोच भी गलत अप्रोच है, हो सकता है किसी के आ जाए मार्क्स, लेकिन सही तरीका, सही अप्रोच एथिकली हो सकता है एथिक्स में मार्क्स लाने का. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच होनी चाहिए सोसाइटी के इश्यूज़ को लेकर के, या फिर उसके पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, उसका कैरेक्टर का टेस्ट होगा कैंडिडेट के, और उसको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा अपने बिहेवियर में कि कैसे थॉट्स उसके खुद के हैं. यही चीज़ें चेक करी जाएंगी एथिक्स के पेपर में. प्लस इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसका, और वो क्या लर्न करता है और रियल लाइफ में से कैसे इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है कैंडिडेट्स, तो जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ, मैंने सर से रिक्वेस्ट करके क्लास ली जस्ट टू से टू यू कि जब हम पढ़ेंगे तब तक आप एटलीस्ट प्रिपेयर्ड हो अपने लेवल पर. क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे ना, तो देखना पूरी क्लास की पीयर लर्निंग इतनी होगी कि आप सभी एक दूसरे से सीखेंगे भी, और एग्ज़ाम में वो रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख भी पाएंगे. एरिस्टोटल कोट करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी खुद की लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लिखना, और हर पेपर में, मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग एग्जांपल लिखना, वो एक चैलेंज हो जाएगा. और ये एग्जांपल्स तो सभी लिखेंगे, रेड लाइट नहीं तोड़नी है, पैसे गिरे हुए हैं तो उठा के दे दो. एग्जांपल्स ऐसे देने हैं जो एक्चुअली में रियल लगे, बुकिश में लगे. ठीक है, बोलो. सर एक होता है आइडियलिज्म की क्या होना चाहिए, एक होता है प्रैक्टिकल अप्रोच किसी चीज़ को लेकर. देखेंगे वो तो हम केस स्टडीज़ में ज़रूर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, आइडियलिज्म क्या है. लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपसे आइडियलिज्म ही एक्सपेक्टेड है. ऑनेस्टी का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, इंटीग्रिटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता. आप बोलेंगे कि वहाँ पे गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को तुम स्कीम में शामिल करोगे या नहीं करोगे, और वो स्कीम में फिट नहीं हो रहा, तो क्या तुम स्कीम में कुछ हेरा फेरी करके उसका नाम एंटर करा दोगे? डेफिनेटली ना, कि आपको लगेगा कि आदमी की एक मेरे को कंपैशन है, मुझे जो है उससे लगाव है, ह्यूमैनिटी है, आदमी मर जाएगा कल, ठंड हो रही है, कंबल बट रहे हैं, दिलवा दो इसको एक कंबल. पता लगा कल डिस्ट्रिक्ट में +1 हो गए डेथ रेट, जो डेथ नंबर है. बट देन ऑल्सो योर इंटीग्रिटी स्टैंड्स इन हेयर बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन नॉट बी ब्रोकन, और वो उसका रीज़न चाहे कुछ भी हो. तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आइडियलिज्म पर आप फोकस करें. ठीक है, एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली. रियल लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं एंड विल स्टडी दैट. आई होप एक जो एसेंस में देना चाहता था सब्जेक्ट को लेकर के, क्या मैं सक्सेसफुल हूँ इसमें आप तक पहुँचाने के लिए? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करें. थैंक यू सो मच. आप हिस्ट्री को रिज्यूम कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट टाइम आना है कि नहीं आना. ठीक है, डोंट वरी. थैंक यू सो मच क्लास.